हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टीन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग के एनसीईटी 2025 की प्रिपरेशन आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टीन क्लासेस पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अपने सभी मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उन तक भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसा आप सभी को ये पता है कि आपके एनसीईटी एग्जामिनेशन में 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट जो सभी को पढ़ना अनिवार्य होता है, बिल्कुल कंपल्सरी होता है, वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो भी स्टूडेंट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 चीजें। पहली जो है वह है आपका कि आपको जो है वह सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस क्या है। सेकेंड जो चीज है वह है आपका कि पीवाईक्यू का एनालिसिस। ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस होना चाहिए कि आपके पास ये पता होना चाहिए कि किस ईयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका पीवाईक्यू को जो है आपका सॉल्यूशन, यानी कि पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको प्रश्न पता होना चाहिए, प्रश्न का लेवल क्या है, यानी क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार, डिफिकल्टी क्या पूछी गई है, नेचर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर पेपर, यानी प्रीवियस ईयर पे पीवाईक्यू 2024 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे उसे बिल्कुल आराम से देखिएगा, समझ करके करिएगा, क्योंकि इसमें यही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आप अच्छे से समझते हैं, केवल समझते हैं, पढ़ते नहीं, केवल समझते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को आप पढ़ नहीं सकते बल्कि समझ सकते हैं। तो जब आप अच्छे से समझेंगे तभी आप इसमें नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है वह 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, तो आप जितना हो सके उतने में माइंड को ओपन करके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी आपके टॉपिक है, जो भी यूनिट है, उनको समझने का पहले प्रयास करिए। ठीक है, तो जो शुरुआत हम करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पेपर होता है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक गलत करने पर आपका 1 नंबर कट भी हो जाता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 23 में से 20 क्वेश्चन ही आपको करने हैं और 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप लोग के लिए है। ठीक है, तो आप लोग बहुत आराम से इन सब चीजों को समझिए, पढ़िए। और अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे गाइडेंस में आ सकते हैं। प्रिस्टीन क्लासेस जो है अपना कोर्स लॉन्च कर चुका है। हमारे कोर्स का नाम है आपका गुरु बैच। ठीक है, गुरु बैच। अब इस बैच को ज्वाइन, हमारे गुरु बैच में 3 प्रकार के कोर्सेस हैं, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। गुरु बैच की जो क्लासेस है आपकी हमारी ऐप पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर से हमारी जो गुरु बैच है उसकी ऐप पर जो क्लासेस है 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो यहां पर जो फीस है वो 3500 है, लेकिन 50 स्टूडेंट के लिए जो है इसमें 30% का ऑफ दिया गया है, यानी केवल आपका 2450 रुपीज में आपको यह कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके क्या क्या बेनिफिट है ये सब कुछ आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, या फिर हमारा गुरु बैच का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें हम कॉल कर सकते हैं और हमारे ऐप को, प्रिस्टीन क्लासेस को जरूर डाउनलोड करिए। अब बात करते हैं हम पिछले साल के पेपर को। 2024 का जो पेपर आपका हुआ था उसमें आपको बता दें कि आपके जो है यूनिट नंबर 1 से, यूनिट नंबर 1 में आप लोगों से किसी पेपर का आर्टिकल एक पूछ दिया जाता है, दे दिया जाता है। उस आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप आर्टिकल पढ़िए, और जो आर्टिकल आप लोग का पूछा गया था वह एनईपी पर बेस्ड था, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपका हमारा बेस्ड होता है एनसीएफ पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे होता है। तो ये जो आपका आर्टिकल दिया गया था वह आपका एनसीएफ पे आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? आपका एनसीएफ पे। अब ये एनसीएफ क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया इस आर्टिकल पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्या कहा है कि द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह से बेस्ड है किस पर? आपका
वह है आपका एनसीएफ पे। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी तक हमारे देश में जो है वो 4 एनसीएफ लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है, 4 एनसीएफ जो है वह लॉन्च कर दिया गया है। एक 1975 यानी 1975 में, सेकंड आपका 1988 में, थर्ड जो है 2000 में और फोर्थ जो है वो 2005 में किया गया था। इसके बाद जब हमारे देश में जो है एनईपी 2020 लागू किया गया, तो उसके बाद हमारे देश में एनसीएफ 2023 भी लॉन्च कर दिया गया। तो ये जो आप एनसीएफ देख रहे हैं यह बिल्कुल ही 2023 पे बेस्ड है, यानी एनसीएफ 2023 पे, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? यानी ये आर्टिकल जो है आपका एक पेपर में आपका आर्टिकल आया हुआ था इंडिया टुडे, वहां से इस पेपर को उठाया गया है, इस आर्टिकल को, और आपको यहां से प्रश्न पूछेगा। यहां तक आपको समझ में आया कि एनसीएफ पर ये बेस्ड है। अब इसमें क्या चीजें कहा गया है? कहा गया कि विच कंटेन्स अ कॉमन कोर अलोंग विद अदर कंपोनेंट दैट आर फ्लेक्सिबल। यानी यहां पे कहा गया है आप लोगों का कि जो आपका जिसमें जो एनसीएफ है इसमें एक सामान्य कोर के साथ साथ अन्य लचीले तत्व भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का, एक एक चीज मैं समझाते चलूंगा कि द कॉमन कोड विल इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड अदर कंटेंट एसेंशियल टू नर्चर नेशनल आइडेंटिटी। यानी कहने का मतलब है आपका यहाँ पर कि सामान्य कोड में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय पहचान के संवर्धन के लिए आवश्यक अन्य सामग्री सम्मिलित होंगी। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो एनसीएफ तैयार किया गया है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें हमारे देश यानी कि हमारा जो देश है स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास रहा उसके बारे में भी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। संवैधानिक जो हमारे दायित्व हैं, जैसे हमारे नेशनल ड्यूटी होती है, ठीक है, या हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आप लोग को राष्ट्रीय पहचान के संवर्धन के लिए आवश्यक जो सामग्रियां हैं, जैसे आपका कह सकते हैं एक भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक रूढ़ियां का निष्कासन, छोटा परिवार के सिद्धांत। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा देश जो है वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे आ चुका है, चीन को भी पछाड़ करके। तो यहाँ पर छोटे परिवार के सिद्धांत को भी आप लोग को एनसीएफ के द्वारा पढ़ाया जाएगा जब आप लोग टीचिंग का अपना कोर्स करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपका वैज्ञानिक स्वभाव जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। यानी जो हमारा एनसीएफ है उसको जो डिजाइन किया गया है, ये बात चल रही थी तब की है जब एनसीएफ तैयार किया जा रहा था। तो एनसीएफ 2023 की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि इन सब चीजों को मिलाकर के आप लोग को जो है वो दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ को जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे पहले फाउंडेशनल स्टेज को पर डिवाइड किया गया है, उसके बाद टीचर के लिए डिवाइड किया गया है, फिर एडल्ट के लिए डिवाइड किया गया है, प्रिपरेटरी के लिए डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को डिवाइड किया गया। ये सब चीजें हम लोग जो है वो गुरु बैच में पढ़ाई करेंगे, आप लोग को बताएंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपका क्या कहा जा रहा है कि जो आपका एनसीएफ है ऐसे डिजाइन किया जाएगा जिसमें इन सब चीजों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश का फिर से मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पर कि ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम विल बी कैरिड ऑन स्ट्रिक्ट कंफर्मिटी विद सेक्युलर वैल्यूज। इंडिया हैज ऑलवेज वर्कड फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। यानी कि भारत जो होता है वह जो भी देश है उनके साथ मित्रता का भाव, शांति का भाव जो है वो स्थापित करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज वन फैमिली। यानी कि भारत जो है वह सभी देशों को अपना एक फैमिली मानता है, ठीक है। हमारे देश में कहा भी जाता है कि जो भी विदेशी लोग होते हैं हमारे देश में वो मेहमान होते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए भले वो दुश्मन हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रू टू दिस हॉरी ट्रेडिशन एजुकेशन हैज टू स्ट्रेंथ दिस वर्ल्ड व्यू एंड मोटिवेट द यंगर जनरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो प्राचीन परंपरा है यह आगे बढ़ाते हुए हमारी शिक्षा के दृष्टिकोण को मजबूत बनाएगी और युवा पीढ़ी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रेरित भी करेगी। यानी जैसा हमारा अभी तक प्राचीन समय से चला आ रहा था कि हम हमेशा जो है वह धर्मनिरपेक्ष बने रहते हैं, दूसरे देशों की सहायता करते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि नेपाल जो है वह उतना ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वह अगर हम क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो क्रिकेट में भारत ने जो है नेपाल, अफगानिस्तान जैसे
छोटे छोटे देशों की जो है बहुत मदद की है, खास करके क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे अलग अलग देश हैं, जैसे अभी मालदीव से अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है वह जो समझौता ज्ञापन साइन किया है, जिसमें ये भी कहा गया है कि उनको उनके बीच में जो व्यापार होगा वो आपका जो उनके यहाँ की मुद्रा होगी उस स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया जाएगा। तो हर देश के साथ भारत जो है वह धर्मनिरपेक्षता मित्रता के भाव के साथ वह मिलता जुलता है, और यही भाव जो है हमारे जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको जो है वो प्रेरित करती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि इस पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। समानता के प्रोत्साहन के लिए न केवल सुगमता बल्कि सफलता के पक्ष में भी सभी को समान अवसर देना आवश्यक है। यानी कि प्रोत्साहन के लिए हम केवल सुगमता पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब कोई सफल व्यक्ति रहे तो भी उसका साथ उसमें हमको देना होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अतिरिक्त कोर पाठ्यचर्या के माध्यम से सभी में मूल समानता के प्रति सतर्कता पैदा की जाएगी। इसका उद्देश्य उन पूर्वाग्रहों को मिटाना है जो जन्म से सामाजिक वातावरण से संचारित किए जाते हैं। अब यहां तक जो चीजें आपने पढ़ा समझा, अब इसी पर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब उन प्रश्नों का आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब एक करके हम यहाँ पे प्रश्नों के बारे में देखेंगे। उससे पहले एनसीएफ के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो है एनसीएफ अगर एनईपी 2020 जो है, जो आपका 2020 ये लागू होने से पहले 4 आपके एनसीएफ लागू हो चुके थे। 1975, 1998, सॉरी 1988, 2000, 2005 और एनसीएफ 2023। कोई इसको 2024 के नाम से भी जानते हैं, लेकिन है यहाँ पर एनसीएफ 2023। अब इसी में जो है बहुत सारी चीजों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अभी आप आगे देखेंगे तो आपके ही पेपर में एनसीएफ से एक प्रश्न पूछा गया है, एनसीएफ से। ठीक है, एनसीएफ एफएस फाउंडेशनल स्टेज, एफएस का मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज। अभी आप आगे देखेंगे कुछ प्रश्न जो है आपके एनसीएफ एफएस से भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो अभी मैंने एनसीएफ के बारे में बताया, और ये जो आपका एनसीएफ 2023 है, ये बिल्कुल ही जो है वह बेस्ड है, वह किस पर बेस्ड है, वह बेस्ड है आपका एनईपी 2020 पे, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आपका एनसीएफ 2023 बेस्ड है। यहां तक क्लियर है आपकी बातें एनसीएफ के बारे में? आगे और भी बहुत सारी चीजें एनसीएफ के बारे में जानने का, वो सब हम गुरु बैच में आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर अब प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक ही तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यूज आर टू बी कल्टिवेटेड इन द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किन मूल्यों का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्रवर्धन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली यानी कि जो कि एनसीएफ पे बेस्ड है। तो हमारे एनसीएफ में क्या कहा गया है, हमारे एनसीएफ में कहा गया था, क्या चीजें कहा गया था, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर हमारे एनसीएफ में कहा गया है कि प्रोमोटिंग इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज, यानी कि भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही बात कहा गया है। समतावाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल। इनइक्वालिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि लैंगिक असमानता, यहाँ पे ये नहीं कहा गया लैंगिक असमानता नहीं कहा गया, हमारे एनसीएफ में क्या कहा गया है, हमारे एनसीएफ में लैंगिक समानता की बात की गई है। ठीक है, तो ये तो हमारे एनसीएफ में नहीं कहा गया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद है मेंटेनिंग सोशल बैरियर्स, यानी कि सामाजिक रूढ़ियों को बनाए रखना, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कहा गया है, हमारे एनसीएफ में जो है वह क्या कहा गया था, सामाजिक रूढ़ियों का निष्कासन, सामाजिक रूढ़ियों का निष्कासन यानी कि खत्म करना। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, इसमें कहा जा रहा है आप लोग का कि जो सामाजिक रूढ़ियां उनको बनाए रखना, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद है इनकल्केशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाना, बिल्कुल हमारे एनसीएफ में कहा गया है कि हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति को जो है वह अपनाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ए, बी और ई, ए बी ई किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वह सही हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आप लोग को, यानी प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वह ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ग्लोबल नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा के वैश्विक स्वभाव का वर्णन करता है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को सम्मिलित करना, मोटिवेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी युवा पीढ़ी को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रेरित करना, प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, यानी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना,
रिमूविंग प्रीजुडिस ट्रांसमिटेड थ्रू द सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि सामाजिक वातावरण से संचालित पूर्वाग्रहों को मिटाना। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो ध्यान को समझिएगा क्या कह रहा है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा के वैश्विक स्वभाव का वर्णन करता है। यानी कि जो हमारा वैश्विक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या हमारा जो है वह एक्सप्लेन करता है हमें। तो एक्सप्लेन क्या करता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है इसको शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रेरित करता है। यहां पे कहा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस लाइन में देखिएगा क्या कहा गया है कि और युवा पीढ़ी को अंतरराष्ट्रीय सहभागिता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रेरित करता है ये। इसलिए यहां पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। करंट which among the following is not true about education system in India, यानी भारत की शिक्षा में कौन सा सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भारत की शिक्षा प्रणाली के विषय में उचित नहीं बोल रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि नहीं है, कह रहा है कि कंटेंट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इज इसेंशियल टू नर्चर नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि संवैधानिक दायित्व जैसी सामग्री राष्ट्रीय पहचान के संवर्धन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी कट हो गया। सेकंड है, ऑल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर कैरिड ऑन स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी विद सेक्युलर वैल्यूज, यानी कि सख्त जो भी आपके सारे शैक्षणिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सख्त अनुपालन करते हैं। बिल्कुल, ये भी आपका जो है वह हमारी शिक्षा प्रणाली के विषय में उचित नहीं है। इसके बाद कह रहा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सामान्य कोर के साथ लचीले घटक भी शामिल है, ये भी बिल्कुल है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा है, इक्वलिटी इन एजुकेशन मींस टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एक्सेस ओनली, यानी कि शिक्षा में समानता का अर्थ है केवल सुगमता के संदर्भ में समान अवसर प्रदान करना नहीं, सुगमता के संदर्भ में समान अवसर प्राप्त करना ये भी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे कहा गया था आपका कि सुगमता, प्रोत्साहन के लिए सुगमता, न केवल सुगमता बल्कि सफलता की परिस्थिति में भी सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, सफलता में भी। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा। यानी कि शिक्षा में समानता का अर्थ केवल सुगमता के संदर्भ में समान अवसर प्रदान करना नहीं है, बल्कि जो सफलता है उसमें भी उनको साथ साथ लेके चलना है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका वह सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया हुआ है यहां पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये लिस्ट 1 है जिसमें क्या कहा गया है आप लोग का, इसमें कहा गया है आपका लिस्ट 1 में स्टेज ऑफ स्कूलिंग, लिस्ट 2 में कहा गया है नेचर ऑफ सब्जेक्ट इन सोशल साइंस। अब यहां पर देखिए सोशल साइंस के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो सोशल साइंस के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि सोशल साइंस में 4 आपके सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वह है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी होते हैं आपके साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये 4 जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चारों के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो सामाजिक विज्ञान में विषयों का स्वरूप क्या होता है। जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, जब हम क्लास 3 से लेकर 5 तक में होते हैं, तो हम लोग को सामाजिक ज्ञान ये नहीं पढ़ाया जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, है ना, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या बाबर भारत कब आया था, या फिर मुगलों का स्थापना कब किया गया था, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है ना। हम लोग को जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, एज ए टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट, आप ही मान लीजिए, हम लोग के समाज में जो भी चीजें हो रही है उन्हीं के बारे में हम लोग को बताया जाता है कि हाँ ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है, ये पशु है, ये पक्षी है, ठीक, इन्हीं के बारे में बताया जाता है। हम जैसा भी हैं अभी ऐसे नहीं थे, हम पहले बंदर की तरह थे, ऐसे छोटे मोटे चीजें आपको बताई जाती थी। यानी कि क्लास 3 में जब 3 to 5 में थे तो हम लोग को जो बताया जाता था वह बताया जाता था कि हमारे जो वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे जो है आसपास की जो दुनिया होती थी उनके बारे में हम लोग को बताया जाता था। तो ये आपका ए का जो है वह 3 पे चला जाएगा। फिर क्लास 6 to 8 में हम लोग पहुंचे तो हम लोग को सोशल साइंस जो है
वह स्कूल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। यानी कि अब वहां पे हम लोग को कंप्लीटली एक ही विषय जो सोशल साइंस रहता था, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब उसमें इंक्लूड रहता था। उसमें नैतिक शिक्षा, सॉरी उसमें क्या होता था आपका, सिविक्स होता था, नागरिक शास्त्र, उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं होता था, सिविक्स होता था, एक में आता था। वो क्लास 6 से 8 तक हम लोग पढ़ते थे एक ही में। तो वो आपका क्या होता था, आपका यहाँ पर एक विषय के रूप में हम पढ़ते थे, यानी कि स्कूली विषय के रूप में उसको पढ़ते थे। फिर जब हम क्लास 9 to 10 में गए, हम क्लास 9 से लेकर 10th में गए हम लोग, तो हम लोग को जो है वह अलग अलग विषय हम लोग को मिला कि आपको जो है हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। ये अलग अलग 4 विषय मिलते थे कि आपको पढ़ना है। ठीक है, वो कंपल्सरी था, आपको पढ़ना ही है। उसमें चॉइस नहीं होता था कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना, आपको पढ़ना ही है। यानी आपको जो है 2 अलग अलग विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सब आपको रहते थे, अलग अलग किताब हो। जैसे 6 to 8 में सब एक ही में था, अब उसके बाद अलग अलग किताब, पतली पतली किताबें आपकी अलग अलग हो गई। अब जब आप क्लास 11 to 12 पहुंचे, तो आपको जो है वो चॉइस बेस्ड हो गया कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे बोला गया है, तो आपका ए का जो है वो 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है आपका यहाँ पर कि जो है ए का जो है यहाँ पर 3rd हो जाएगा। ठीक है, बी का जो है आपका यहाँ पर 4th हो जाएगा। ठीक है, सी का जो है आपका वह 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर डी का जो है वह ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी से मिला लीजिएगा किसमें होगा आपका, तो ए का 3, बी का 4, जिसमें भी होगा वो देख लीजिएगा। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, 3 में ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है यहां तक। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या होता है, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये चारों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं हम लोग 5th नंबर पे। यहां पे कह रहा है कि अ चाइल्ड एट एन एज ऑफ 2 to 4 years would say that there are more objects in the second line than the first line, we seeing the figure below. What would be the reason? यानी कि 2 से 4 वर्ष की उम्र के एक बच्चे के अनुसार निम्नलिखित रेखा चित्र, ये रेखा चित्र है आपका। ठीक है, ये रेखा चित्र है, और इस रेखा चित्र के कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति से अधिक वस्तुएं हैं। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में अधिक वस्तुएं, वो बच्चा कह रहा है जो 2 साल से 4 साल का बच्चा है, उसकी इस धारणा को हम क्या कारण समझेंगे। अगर हम सच्चाई बताएं आप लोग को, तो 2 से 4 साल का जो बच्चा होता है उसके पास कोई धारणा ही नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं जिसको हिंदी में, 2 कलर क्यों चल रहा है भाई, कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में धारणा कहते हैं, उसके पास जो है वो कोई धारणा नहीं होता है। अगर 2 से 4 साल का बच्चा है तो वह रटता है, कोई भी चीज होता है तो उसको रटता है। जैसे हम लोग जो भी चीजें करते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको तुरंत फॉलो करते हैं। अगर हम गाली दे रहे हैं तो गाली तुरंत देंगे, अगर हम ए बोल रहे हैं तो ए बोलेंगे, है ना। अगर हम मोबाइल दिखाएंगे उनको तो तुरंत मोबाइल दिखेंगे। जो चीज हम सिखाएंगे वो चीज वो करेंगे। अगर हम उसको बार बार रटवा रहे हैं तो रटेंगे भी। ठीक है, तो उनके अंदर समझने सोचने की चीजें नहीं होती है, बल्कि वो रटते हैं उन चीजों को। यानी 1 से लेकर 10 तक अगर काउंटिंग उनको सिखानी है तो अगर 4 से 5 बार बोलेंगे तो रट जाएंगे। लेकिन अगर उनको पूछे कि इसके धारणा क्या है, इसका मतलब क्या, तो वो नहीं बता पाएंगे। उनको सिखाना पड़ेगा। तो उनको कैसे सिखाएंगे, आप उनको 1 से 8 या 9 या 10 सिक्के दे दीजिए उनको बताइए कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो सेम चीज यहां पर क्या कहा गया है कि इसमें उसकी यहां पे क्या है कि इस धारणा का क्या कारण है, यानी जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि पहली जो लाइन है, ये आपका जो पहला लाइन यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पहली लाइन है। ठीक है, ये जो है आपकी पहली लाइन है, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दूसरी लाइन है। अब यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति से अधिक वस्तु, ये बच्चा कह रहा है। तो बच्चा क्यों कह रहा है, क्योंकि वह जो है काउंटिंग जो कर रहा है उसे नजर आ रहा है कि ये आपका जो है वो कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ अलग अलग है ना।
जब बच्चे को आप देंगे तो वह काउंटिंग करता जाएगा। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ना कि काउंटिंग करो या पैसे मिल जाएंगे उनको, तो बोलते हैं ना 1 2 4 5 10 12 20, हमारे पास 20 बच्चे हो, 20 पैसे हो गए या 20 रुपए हो गए, बहुत खुश हो जाता है ना। तो उसके पास इमेजिनेशन नहीं होता, वो धारणा नहीं कर पाता, बस रटता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो हम लोग को क्या सिखाते हैं, हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे, हम लोग के सरकारी स्कूल में जो टीचर आते थे वो तो पढ़ाते तो क्या करते थे, बोलो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, ऐसे पढ़ते थे। अब उसी को बच्चे बार बार उसको रटते थे और उनको याद हो जाता था। तो वो याद करते हैं, वो समझते नहीं है। तो यहां पर बच्चे में अभी तक संख्या संरचना का विकास नहीं हुआ है, यानी कि जो बच्चा है उसके पास जो है वो आपका क्या, यहां पर कहने का मतलब क्या है कि चाइल्ड हैज नॉट डेवलप द कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर का कंजर्वेशन उसका डेवलप नहीं किया गया है। इस वजह से वह जो है पहली लाइन से दूसरी लाइन में कह रहा है कि नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इन नंबरों को, इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बच्चा इकाइयों की विशेषताओं को ठीक से देख पाने में असमर्थ है। 2 से 4 साल का बच्चा जो होता है आपसे ज्यादा तेज होता है देखने में। अगर कहीं नमकीन मिला हुआ, कहीं चॉकलेट पड़ा हुआ है तो तुरंत देखकर पकड़ लेगा वहां पे, है ना। उसी प्रकार से बच्चा गिनती करने में असमर्थ होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बच्चा गिनती करने में बिल्कुल समर्थ होता है, क्योंकि वो रटता है, वो गिनती कर लेता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बच्चे में संख्या का भय, बच्चे संख्या से भय ही नहीं करते हैं। जब तक आप उनको भय नहीं देंगे, जब तक उनको नहीं कहेंगे कि अगर तुम गिनती पढ़ोगे यानी काउंटिंग करोगे तो तुमको भूत पकड़ के ले जाएगा, या कोई भी कह देगा कि रजसवा पगला आएगा तुमको पकड़ के लेके चला जाएगा, है ना। जब तक आप उनको डराएंगे नहीं तो उनके अंदर भय पैदा ही नहीं होगा। वो तो छिपकली को पकड़ के इधर उधर घूम जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप अंदर उनके अंदर भय नहीं पैदा करेंगे तब तक उनको अंदर कुछ भी भय पैदा ही नहीं होगा। तो यहां तक समझ में आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑटोबायोग्राफी है, लिस्ट 2 में जो है ऑथर उसके हैं, यानी कि पहला लिस्ट जो है ऑटोबायोग्राफी है और सेकंड जो है आपका उसके ऑथर है। यहां पे कह रहा है प्लेइंग इट माई वे। ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि प्लेइंग इट माई वे जो है वो ऑटोबायोग्राफी है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का। जी हाँ बिल्कुल, प्लेइंग इट माई वे जो है वह किसका है, सचिन तेंदुलकर जी का है। तो आपका यहां पर मिलके आ गया ऑप्शन नंबर 2 पे। इसके बाद विंग्स ऑफ फायर, मिसाइल मैन, द मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम इनकी है। तो ये हो जाएगा सेकेंड का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद यही से आप मिला लीजिएगा कि ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 कहां पे है, ए का 2 बी का 3 ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 का जो है आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग मिला ही सकते हैं, आपका सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी का जो अनटचेबल ऑफ इंडिया जो है वसंत मुन का है, जूठन जो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप लोग को मैंने समझाया था एनसीएफ के बारे में, वहां पे मैंने एक शब्द का यूज किया हुआ था एनसीएफ एफएस का। तो एनसीएफ एफएस यहाँ पे आप लोग को एनसीएफ एफएस से ही ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है। किससे, एनसीएफ एफएस से पूछा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि द पंचकोश विकास ऑफ अ चाइल्ड डिनोट्स द डेवलपिंग इन 5 लेयर्स अरेंजिंग दीज इन करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि बच्चे के पंचकोश विकास का अर्थ है 5 परतों में विकास, निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। यहां पर बच्चे के पंचकोश की बात की गई है। बच्चा यानी कि मैंने आपको क्या बोला, फाउंडेशनल स्टेज। हमारे एनईपी में 4 प्रकार के स्टेज हैं, आप सभी पता होगा। एनईपी जो हमारा है, हाँ देखिए एनईपी 2020 में इसमें 4 प्रकार के आपके जो है वह स्टेज के बारे में बोला गया। पहला जो है आपका फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड जो है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड जो है आपका मिडिल स्टेज, ठीक है, फोर्थ जो है आपका
वह है आपका सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, और इन चार ही, यही जो चार आपके स्टेज है, इन चार स्टेज के आप टीचर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और इन चारों स्टेज के टीचर बनने के लिए आपको 4 साल पढ़ाई करना होगा। एनसीटी के थ्रू आपको जाना होगा, एडमिशन लेना होगा, जिस भी आप कॉलेज में जाइए, चाहे आईआईटी में जाइए, एनआईटी में जाइए, आरआई में जाइए, इन चार में से कोई एक स्टेज का आप पढ़ाई करेंगे, तभी आप जाकर के टीचर बनेंगे। यहां तक बात समझ में आया आप लोग को? अब आगे देखिए यहां पर कि जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है वह एफएस से पूछा गया है, एनसीएफ एफएस से यह प्रश्न पूछा गया है। आप जैसे देख रहे हैं हमारा जो शरीर है, या हमारे हम छोटे से बच्चे की बात करते हैं जो अभी मात्र 2 साल से लेकर के 6 साल का बच्चा हुआ है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज का बच्चा है जो बाल वाटिका में जा रहा है पढ़ाई करने, उसके शरीर को हम लेकर के चलते हैं। तो उसका जो शरीर देख रहे हैं ना, उसके शरीर में 5 लेयर है। पहला लेयर आप देख रहे हैं उसका, जो अभी हम लोग खाने पीने से बनाए अपना शरीर। सेकेंड जो लेयर होता है वह खाने पीने से जो हमारे हमको जो है एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो प्राणमय कोष होता है वो सेकेंड लेयर होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे 5 लेयर कौन कौन से होते हैं। मैं एक आपको आकृति दिखाता हूं, उस आकृति को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है देखिए, ये आकृति आप देख रहे हैं, तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, पंचकोश एनसीएफ एफएस में जो बोला गया है। ठीक है, एनसीएफ एफएस में बोला गया है आपका, 1 मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है, बस ठीक है। अब देखिए जो यहां पर पंचकोश की बात की गई है, ये पंचकोश जो है आपका एनसीएफ एफएस में जो ये पंचकोश को लिया गया है, तो ये पंचकोश की जो अवधारणा है वो कहां से लिया गया है? वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसे तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद से आपका लिया गया है। इस एनसीएफ में आपके जो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है आपका ये पंचकोश, इन पंचकोश का आपको जो पढ़ना है वो एनसीएफ एफएस में पढ़ना है। ठीक है, एनसीएफ एफएस के अनुसार पंचकोश हमारे शरीर में, ये योग के मामले में भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीएफ के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। जब जो भी लोग योग में डिप्लोमा करते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उनको भी ये चीजें पता होती है, क्योंकि ये बेसिकली योग का ही एक कोर्स है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपको 4-5 प्रकार के कोर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अन्नमय कोर्स। ठीक है, पहला जो है आपका वो अन्नमय कोर्स होता है। अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये अन्नमय कोर्स यानी ये पहले नंबर पर होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो आप कोर्स की बात करते हैं वो है आपका प्राणायाम कोर्स, प्राणायामय कोर्स, यानी कि आपका जो है प्राणायामय कोर्स। ठीक है, यानी अगर हम अन्नमय कोर्स की बात करते हैं तो अन्नमय कोर्स जो होता है ये हमारा पहला, हम जो शरीर देख रहे हैं, हमारा जो शरीर देख रहे हैं, आपका जो शरीर है वही आपका जो है अन्नमय कोष होता है। दूसरा जो होता है हमारा कोष वो प्राणमय कोष होता है, यानी हमारा जो प्राण होता है, यानी कि हम जो अन्न के द्वारा हम अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, तो इसमें हमारी सांसें भी तो चल रही है ना, प्राण तो हमारे चल रहे हैं ना, तो हमें प्राण को कैसे और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं? तो प्राणायाम करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अन्नमय कोष का जो हमारा अन्नमय कोष यानी ये जो हमारा लेयर देख रहे हैं, ये जो हमारा भाग देख रहे हैं, सामने अपना भाग देख रहे हैं, जो चीजें हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो सब कुछ अन्नमय कोष होता है। तो उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो योग के द्वारा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो प्राणायामय कोष होता है उसे हम प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, प्राणायाम। ठीक है, जैसे होता है ना ये सब चीजें करके। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं आपका, तो वह है आपका यहाँ पे मनोमय कोष, जिसको हम इमोशनल बॉडी भी कहते हैं, मनोमय कोष। ठीक है, ये हो गया आपका मनोमय कोष, ये आपका तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर, ये तीसरा नंबर जो होता है मनोमय कोष, यानी हमारा जो मन की होती है, यानी इमोशन जो हमारे होते हैं। जैसे हम सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठते ही हमारे मन में जो इमोशन जाग रहे हैं वो इमोशन ही हमारे क्या है? मनोमय कोष है। जैसे आप रात में कुछ चीजें देखें, रात में कुछ चीजें देखी आपने और आपके मन में वो सब चीजें चल रही हैं, और सुबह उठते ही आपको मन में जो रात में आपने किया होगा कुछ चीजें, वो आपके सुबह उठते हुए आपको समझ में आए कि हाँ ये हमारे मन में हुआ था। ये फीलिंग आपको आएगी, कुछ इमोशन आपके आएंगे। उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे जिस उम्र से आप लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका चौथा, अगर हम कोष की बात करते हैं यहाँ पर, तो वह है आपका
विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी इसको हम लोग विजडम बॉडी कहते हैं, यानी कि अंतः क्रिया की जो, यानी हम अपने अंतः शक्ति को जानना चाहते हैं, अंतः विज्ञान को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें, उसके लिए ही यह कोश बना है, वही लेयर हमारा है। बेसिकली जो है वह 3 जो लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन 3 लेयर को तो हम लोग बेसिकली जानते हैं, लेकिन ये जो आपका चौथा और 5वां लेयर आप लोग ये देख रहे हैं, वह हम जैसे आम लोग नहीं देख सकते हैं। उसे कोई सिद्ध महात्मा या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे वही लोग देख सकते थे। जैसे वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे प्रेमानंद महाराज जी, मतलब दोनों किडनी खराब है लेकिन फिर भी जीवित हैं, और हर समय अपना जो दिनचर्या है उनका बहुत गजब का है। तो आप उनको कह सकते हैं कि वो विज्ञानमय कोश को देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, और 5वां जो है आपका आनंदमय कोश। यहाँ पे मैं चौथा आपको पहले बता दूं, विज्ञानमय कोश जो है ये आपका चौथा हो गया, और 5वां है आनंदमय कोश। ठीक है, आनंदमय कोश जो होता है वह सबसे लास्ट होता है। और यहां पर आपको बता दें, आनंदमय कोश, यहां पे इस लेयर को पहचानना, आनंदमय लेयर को पहचानना किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये वही समझ सकता है जो कई वर्षों तक तप किया होगा, कई वर्षों तक बिना खाए बिना पिए अपना मन अपना तन बिल्कुल तप में लगा दिया होगा, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है, अर्जुन हो गए, भीष्म हो गए, ये लोग वो तपस्वी लोग। हम जैसे आम जैसे लोग, कीड़े मकोड़े लोग नहीं उस यहां तक पहुंच सकते हैं। समझ में आए बातें? अगर आपको पहुंचना है तो बिल्कुल ही संयम से आपको वहां पे पहुंचना होगा। समझ में आए बातें? इस पे और भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग गुरु बैच अपना शुरू करेंगे 15 तारीख से, उसमें हम लोग करेंगे। यहां तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे क्या क्या है। पहले ए ई बी, ए ई बी किसमें है भाई? ए ई बी, बी ऑप्शन है आपका 7वां का, 2 ऑप्शन, ये आपका हो गया। तो यह हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 यहां पे कह रहा है कि द मूवी जय भीम डज हाईली हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ विच ट्राइब, यानी कि जय भीम जो मूवी आपकी है वह किस जनजाति के संघर्ष को दर्शाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, कोदबा जनजाति, कोदबा ट्राइब यानी जनजाति, सेकंड है आपका द भूटिया ट्राइब यानी कि भूटिया जनजाति, थर्ड है आपका इरुला ट्राइब यानी कि इरुला जनजाति, फोर्थ है जैन आपका जैंतिया ट्राइब यानी कि जैंतिया जनजाति। तो जो आपकी जय भीम मूवी बनाई गई थी वह बेसिकली बेस्ड जो थी आपकी, वह इरुला जनजाति से बिलोंग थी। ठीक है, इरुला जनजाति पे बेस्ड थी। इसमें सूर्या ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ था, एक वकील का रोल, यही आप देख सकते हैं। ये इरुला जनजाति से आपके बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इसी कहानी अगर आपको देखना है तो आप सच में इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार और बहुत खतरनाक मूवी है। आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक गरीब तबके के एक जनजाति लोगों को किस प्रकार से अमीर लोग जो है झूठे केस में फंसाते हैं, और झूठे केस में फंसाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उनको मारते हैं पीटते हैं कि तुम जो है झूठे चीज को सही साबित करो, लेकिन वह नहीं मानता है, आखिर में उसको पुलिस वाले मार देते हैं। और उसी के लिए जो है सूर्या जो इसमें वकील बने हुए हैं उन्होंने केस लड़ते हैं, और ये केस जो है इन्हीं का लड़ते हैं। ये इरुला जनजाति से इन्हीं के पति की मृत्यु होती है, वहां पे केस जेल में डाला जाता है, और आखिर में जाकर इनको इंसाफ मिलता है, और जो पुलिस वाले होते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच बताएं तो ये जो आपकी कहानी है वह शायद 1993 में घटना हुई थी। वो घटना जो थी आपकी शायद तमिलनाडु में हुई थी, उसी घटना से ये आपकी मूवी बनाई गई थी। और ये मूवी आपकी कोरोना से पहले बनाई गई थी, लेकिन बाद में जो है कोरोना लागू होने के बाद इसको प्राइम आपका जो अमेजन प्राइम है उसमें इसको रिलीज किया गया था, बाद में फिर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं इरुला जनजाति के पुरुषों का एक फोटोग्राफ है जो कि 1871 के लगभग आपका खींचा गया था फोटो। ये इरुला लोग जो है वह बेसिकली तमिलनाडु में ही निवास करते हैं। ठीक है, और इनको जो है भारत के कुछ क्षेत्रों में इनको कालबेलिया प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्योंकि यहां से भी प्रश्न हो सकता है आप लोगों से पूछे जनजाति से। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल सोशल साइंस ड्रॉ इट्स कंटेंट सिग्निफिकेंस फ्रॉम द। जब भी सोशल साइंस का आपको पास जिक्र हो, सबसे पहले आपके माइंड में 4 सब्जेक्ट आने चाहिए ही। वह 4 सब्जेक्ट क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देख लीजिए कहां कहां पे चर्चा है। कह रहा है कि एक स्कूली विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान निम्नलिखित में से किन विषयों से प्रमुख रूप से सामग्री ली जाती है? इतिहास के विषय से बिल्कुल ली जाती है, भूगोल के विषय से बिल्कुल ली जाएगी भाई, क्यों नहीं ली जाएगी? राजनीतिक विज्ञान के विषय से बिल्कुल ली जाएगी। कॉमर्स है, मैंने आपको कॉमर्स कहीं बताया कि ये सोशल साइंस का भाग नहीं ना, तो बिल्कुल उसको कट करिए आंख बंद करके। गणित से मैंने कहीं कहा कि ये सोशल साइंस का पार्ट है? नहीं है ना, हटाइए इसको। यानी कि ABC, अब ABC कहां पे आपका? ABC ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। क्लियर बात है? यानी सोशल साइंस के जहां पे जिक्र हो आपको, वो आप मान के चलिए कि वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आएगा ही आएगा। अगर नहीं है तो बिल्कुल वो चीजें नहीं है। ठीक है, और जहां भी आपको कंफ्यूजन हो बेटा, वहां पे आप कमेंट करना कि सर यहां पे चीजें समझ में नहीं आई हैं, और मैं वादा करता हूं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, हर कमेंट का जवाब दूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू क्रिटिकल ऑब्जर्वर, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड। यानी कि एक व्यक्ति की प्राकृतिक घटना का आलोचनात्मक अवलोकन, वर्णन और उसका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? यानी मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम अमरजीत है, उसके पास ऐसी शक्ति है, यानी वो क्रिस हो चुका है, उसके पास ऐसी शक्ति है कि जो भी प्राकृतिक घटना होगा उसका आलोचनात्मक अवलोकन करता है, यानी कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन वो करता है, उसका वर्णन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि हाँ ये चीजें यहां पे होगी, यहां पे बरसात होगी, आज का जो मैच होने वाला है T20 का वो रद्द होगा, है ना। उसका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? तो जब भी कोई किसी के पास ऐसी शक्ति होती है, वो शक्ति कहां से आती है? पढ़ने लिखने से आती है, लेकिन जब वो साक्षर बनेगा तभी ना आएगा। तो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक लिटरेसी, यानी कि वैज्ञानिक साक्षरता की वजह से ही उसके पास की शक्ति आई हुई है। वो क्रीज तो है नहीं, जादू तो आया नहीं उसको कि हाथ लगाया जादू अब उसको शक्ति आ गया, नहीं ना आएगा। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज के बारे में नहीं जानेंगे। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि काश अगर मैं उस वक्त पढ़ाई कर लिया होता जब सर पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त आपको जब पछताना हो रहा था उस वक्त आपको फिर पछताना नहीं पड़ता। तो अभी से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जहां तक हो सकेगा वहां तक मैं हेल्प करने के लिए आपको तैयार हूं। बस अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि अभी 12th के बाद ही एक ऐसा उम्र होता है आप लोग का जहां पे आप लोग जो भटकाव का जो रास्ता होता है ना वो होता है। आप लोग जैसे क्या है ना कि जैसे यहाँ पे 12th है, अब ये रास्ता, बहुत सारे रास्ते आपके पास जाएंगे। अब आपको चॉइस करना है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। आप प्रेमी बनना चाहते हैं, प्रेमिका बनना चाहते हैं, या विद्यार्थी बनना चाहते हैं, या करोड़पति बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है, प्रेमी बनना है, प्रेमिका बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है वो आपको डिसाइड करना है। तो पढ़ाई करिए। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आगे चीजें हैं, जब मैं गुरु बैच पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आप लोग को बहुत सारी चीजें समझाऊंगा ही। ठीक है, अभी तो बस ऐसे ही नॉर्मली आपको सारी चीजें समझा दिया हूं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि द फिल्म डिपिक्ट्स द स्ट्रगल एंड फाइट ऑफ HIV पॉजिटिव वुमेन टू गेन रिस्पेक्ट टू हर वर्क प्लेस। यानी कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें एक HIV पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर आत्मसम्मान को पाने के संघर्ष को दर्शाया गया है? दामिनी, डोर, कहानी, फिर मिलेंगे। कहानी तो आपको पता होगा विद्या बालन की ही है, जिसमें वो अपने पति को ढूंढती हैं, तो उसमें तो HIV होगा नहीं उनको, है ना। अब बात करते हैं आगे, तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर मिलेंगे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक यहाँ पर पोस्टर मैंने लगाया हुआ है, 3 लोग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। पहला है
आपका शिल्पा शेट्टी जी हैं, ठीक है, शेट्टी जी हैं, जिनके पति राज कुंद्रा जी हैं। और ये है अभिषेक बच्चन जी, ठीक है, कौन है भाई आपके? अभिषेक बच्चन जी, अभिषेक बच्चन। और ये है आपके सलमान खान जी, ठीक है। ये कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका प्लॉट बता देता हूं। ये जो आपका फिल्म है, इसका निर्देशन रेवती जी ने किया हुआ है। और ये जो फिल्म है, ये फिलाडेल्फिया 1993 में आपके हॉलीवुड की मूवी थी, उससे वो इंस्पायर होकर के बनाई गई है। इसमें कहानी क्या है कि जो आपकी शिल्पा शेट्टी होती हैं, वह सलमान खान की बहुत पहले की प्रेमिका होती हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, कुछ समय बाद इनका मिलना होता है। ये एक एड कंपनी में जो है वह किसी अच्छे पोजीशन में होती हैं। और जब ये इनसे मिलती हैं सलमान खान से बहुत दिनों के बाद, तो इनका प्रेम जो है वह उबाल मारता है। और जैसे प्रेमी प्रेमिका कई दिनों के बाद मिलते हैं, तो उनका मिलन होता है। और जब मिलन होता है तो पता चलता है कि सलमान खान पहले से ही HIV पीड़ित हैं, और उन्होंने अपना HIV जो है वह शिल्पा शेट्टी को दे दिया। और शिल्पा शेट्टी को के बारे में जब उनके ऑफिस के लोगों को पता चला, तो उनको ऑफिस से निकाल दिया जाता है, इस कारण कि आपको HIV है और सभी लोगों को फैल जाएगा, इसलिए इनको निकाल दिया जाता है। और इससे ये बहुत ज्यादा ठेस इनको पहुंचता है। और ये खोज करती हैं सलमान खान की, लेकिन सलमान खान तो पहले से हॉस्पिटल में होते हैं HIV के कारण। और जब ये नहीं मिलते हैं तो ये शिल्पा शेट्टी जाती हैं अभिषेक बच्चन जी के द्वारा, अभिषेक बच्चन जी के पास, जो कि एक वकील होते हैं। और क्योंकि उस हमारे देश में जो है HIV को लेकर के कोई ऐसा संविधान में कुछ लिखा हुआ है नहीं, खास करके पहले। तो यहाँ पर जो वकील हैं अभिषेक बच्चन जी, ये पहले जब जहां पे जाते हैं हाई कोर्ट में, वहां पे केस हार जाते हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, केस ये फिर जीत जाते हैं। जब ये केस जीतते हैं तो ये शिल्पा शेट्टी जी जाती हैं सलमान खान के पास हॉस्पिटल में, लेकिन सलमान खान जी वहां पे डेथ हो गया होता है इनका। तो ये बेसिकली आपका कहानी है एड्स के प्रति में। आप लोग देखिएगा, अच्छी मूवी है, आप लोग कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक प्रश्न नंबर 11 तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पर सारी चीजें मैं क्लियर कराता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय सम स्टूडेंट इन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लिटरेचर, यानी कि साहित्य आधारित भाषा अधिगम में छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। यह प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी भाषा है, हिंदी या इंग्लिश, ये दो भाषाएं हैं। अगर हिंदी की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, तो अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में क्या होता है, आपका लिटरेचर होता है, हिंदी में भी लिटरेचर होता है। तो अगर हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आपका साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वहां पे एज ए स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट भाषा अधिगम में, यानी उस भाषा अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, आपका सीखना होता है, ठीक है। अब इस भाषा को सीखने में छात्रों के लिए कौन सी समस्या नहीं है, यहां पे देखिए ध्यान से, ये नहीं है, ये पूछा हुआ है आप लोगों से। तो सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए कौन कौन सी समस्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी समस्या होती है। तो मान लेते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, ए और बी दो बात कर रहे हैं। अब यहां पर ए जो है वो बी से कह रहा है, एक कोई सेंटेंस बोल रहा है, न आगे नाद न पीछे पगहा, खा नहा के भैला डोहा। अब इस बात को जो है वो बी समझ नहीं पाया कि ए ने क्या कहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल वक्ता है, यानी कि जो यहां पर ए है वह बी की बातों को समझ नहीं पाया, या फिर जो बी है वह मूल वक्ता कौन यहाँ पर ए है, तो ए की बातों को जो है वो बी नहीं समझ पा रहा है। तो ये भी एक समस्या होती है किसकी, भाषा अधिगम में, जब हम सामने वाले की भाषा को नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पे अधिगम सामग्री की कमी भी हो सकता है कि भाषा सीखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत हो, जैसे ऑडियो एड्स हो गया, विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, इन सब चीजों की भी कमी हो सकती है। या फिर अच्छे शिक्षकों की भी कमी, जैसे हो सकता है कि कोई हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक है और उसे हिंदी ही ना समझ में आ रहा, हिंदी बोलने भी नहीं आ रहा हो, ठीक है। जैसे कोई भी भाषा है वो बोल रहा है हिंदी को, अब उस भाषा को बोलने का एक जो तरीका होता है, एक जो सरल पूर्वक बोलने का तरीका होता है, वही नहीं समझ पा रहा है अध्यापक, तो अपने बच्चे को क्या सिखा पाएगा।
कहते हैं ना, जैसन काकर ओइसन बिया, जैसन माई ओइसन धिया। यानी कि जिस प्रकार से आप सिखाएंगे उसी प्रकार से जो है आपके छात्र जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद आपका मातृभाषा का प्रभाव। कई बार आप देखे होंगे कि आपके स्कूल या कॉलेज, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको हर भाषा के छात्र मिलेंगे। जैसे अगर कोई 12th पास करके स्टूडेंट जा रहा है कॉलेज में, कोई आईटीपी कोर्स करेगा, ठीक है, आईटीपी जब वो कोर्स करेगा तो आपको 12th, आप जहां पे मान लेते हैं आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, 12th में आप जो है वो यूपी से, तो आप हिंदी बोलेंगे। अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो वह राजस्थानी बोलेगा। अगर कोई साउथ इंडिया से है तो वह साउथ इंडिया यानी कि मोस्टली इंग्लिश बोलेगा या कन्नड़ बोलेगा, कोई भी भाषा बोलेगा अपने राज्य की या अपने मातृभाषा की बोलेगा। लेकिन जब वो आईटीपी कोर्स करेगा, चाहे वो आईआईटी से कोर्स करे या फिर आपका डीयू से करे या फिर किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से करे या आरआई से करे, जैसे आरआई में बहुत फेमस है आपका आईटीपी कोर्स में, तो आरआई में जब बहुत सारे अलग स्टूडेंट जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि उनकी मातृभाषा उस पर हावी हो रही है। क्यों हावी हो रही है? क्योंकि वो शुरू से लेकर अंत तक, अंत मतलब क्लास 12 तक अपनी मातृभाषा को ही बोलते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभ्यास की कमी, यानी हम जब नई भाषा सीखते हैं तो उसमें अगर हमारा अभ्यास की कमी है यानी हम उस लैंग्वेज को सीखने में प्रैक्टिस कमी कर रहे हैं तो वहां पे हम उस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंग्लिश स्पोकन सीखना है, हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो वहां पे हमें डेली इंग्लिश में बात करना होगा। या अपने फ्रेंड से बात करें, अपने गार्जियन से बात करें या फिर किसी से भी बात करें, हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस द्वारा ही आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रैक्टिस की कमी है तो उस कोई भी भाषा जब आप सीखेंगे तो वहां पे आपकी समस्या बनी रहेगी। साथ ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। कई बार हो सकता है कि आप हिंदी भाषा की तरफ जाएं या इंग्लिश भाषा की तरफ जाएं, ये कोई मतलब पर्टिकुलर की बात नहीं करें, माध्यम की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे आप कोई भी माध्यम है, आपका हमारा हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होगा, अगर हम पंजाबी में बात कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों को दिक्कत होगा, है ना। तो हो सकता है माध्यम की भी दिक्कत हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका कहा जा रहा है आप लोग का कि जब आपका यहाँ पर साहित्य आधारित भाषा अधिगम में क्या क्या दिक्कत होता है, तो मूल उच्चारण और व्याकरण की दृष्टि से त्रुटियां जब होती हैं आपके अंदर तो वहां पे आप उन चीजों को नहीं सीख पाते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड है सीमित शब्दावली। सीमित शब्दावली का मतलब है कि जब हमारे पास वर्ड पावर बहुत कम होता है, जैसे अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्ड पावर हमारे पास होना चाहिए। अब आपको कोई बोल दे यहां पर कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब आपको पता ही नहीं रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। या फिर आपसे कोई बोल दे आटा, आटा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपको पता नहीं है। तो वहां पे अगर शब्दावली कमी तो आप नई नई भाषा को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अति संदर्भी साहित्य, ये भी नहीं, यानी भाषा की उच्च निपुणता, यानी कि जब कोई हम भाषा सीखते हैं तो हमारे पास उस भाषा की उच्च निपुणता है या नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। यानी यहां पर हाई प्रोफिशिएंसी, यानी प्रोफिशिएंसी हमें है हमारे पास, उस भाषा की है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये हमारे भाषा में कभी अड़चन नहीं डाल सकता है। तो जब भी हम भाषा सीखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें जो है आपका बेसिक जो आपका प्रोनाउंसिएशन है ये प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है नई भाषा को सीखने में, या फिर आपका लिमिटेड वोकैबुलरी जो, यानी कि जो हम वर्ड पावर की बात कर रहे हैं अगर लिमिटेड है तो भी नई भाषा सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। उसी प्रकार से लिटरेचर विच इज टू कॉन्टेक्चुअल, यानी कि जब आपका जो लिटरेचर के संदर्भ में आपका जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि अति संदर्भित हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन जो भाषा की प्रोफिशिएंसी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो कभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो 4th आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब वो छोटी चीजें हमारे एग्जाम में आता है तो हम उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे क्या होता है, एक हाथी होता है तो हाथी सोचता है कि चींटी हमारा क्या ही कर लेती है, क्या ही कर सकती है, चींटी तो हमारे बराबर भी नहीं आ रही, हमारे पैर के नाखून के बराबर नहीं आ रही, लेकिन जब चींटी उसको काटती है तो वो फिर पागल हो जाता है हाथी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इस जो आपका प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है आपका, यह प्रश्न है आपका यहाँ पर
ध्यान से कहिए, यहां पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको टैली करना है। ठीक है, क्या करना है? टैली करना है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है स्वयं से, यानी कि ऐसा कोई पुस्तक जो स्वयं लिखा गया हो। यानी यहां पर करने का मतलब है कि द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटेन बाय द पर्सन। ठीक है, रिटेन बाय द पर्सन, यानी एक ऐसी स्टोरी जिसको जो है आपका कोई पर्सन यहां पर खुद ही लिखा हो। ठीक है, सेकेंड चीज यहां पर, यानी कि ऑटोबायोग्राफी हो गया 2 नंबर। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है यहां पर आपका? जीवनी, किसी अन्य द्वारा लिखी गई किसी व्यक्ति की जीवन, है ना, तो हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन। जैसे यहां पे आप देखेंगे इस वाले में, तो यहां पे क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो ये क्या है आपका? ये आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है। किसके द्वारा? बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा। उसी प्रकार से यहां पे देखेंगे लोहिया, एक प्रामाणिक जीवनी, जिसको किसने लिखा हुआ? ओंकार शरद ने। ये लोहिया जी के बारे में है, लेकिन लोहिया जी ने खुद नहीं लिखा है, बल्कि किसी और ने लिखा। किसने लिखा हुआ है? ओंकार शरद जी। तो ये क्या हो गया आपका? एक जीवनी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जीवनी हो गया। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन यहां पे मैंने आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड का, सॉरी, बी का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद है आपका जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है? यहां पर जर्नल का मतलब होता है आपका अ न्यूज़पेपर और मैगजीन स्पेशली ऑन वन इन विच ऑल आर्टिकल्स आर अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशन, यानी एक अखबार या मैगजीन जिसमें सभी लेख विशिष्ट विषय या पेशे पर आधारित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल कहते हैं। और ट्रेवलॉग यानी कि यात्रा वृत्तांत, ये हो जाएगा यानी अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रेवल, यानी कि यात्रा से जुड़े हुए जो भी लेख है उसके बारे में लिखा होना। जैसे यहां पे अभी आप लोगों ने देखा, ये आपका मेरी चुनिंदा यात्रा की वृत्तांत, किसके द्वारा? प्रताप सागर जी के द्वारा। तो ये क्या है आपका? यहां पर ये आपका है, मैंने आपको यहां पर जो बताया वो क्या है आपका? ये है आपका यात्रा वृत्तांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेवलॉग। ठीक है, तो यानी ये सब कुछ मिल गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है? ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3 कहां पे है आपका? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ये इसमें है। तो ये 2 ऑप्शन कट गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था? यहां पे था आपका सी का 4, सी का 4, तो सी का 4 ये है, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर जो है 4 यहां पे सही होगा। 30 में क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया गया है 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या कह रहा है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राफ्ट एक्टिविटी? क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए 2 प्रकार की एक्टिविटी है जो ऑप्शन दिया गया है, बुनाई, चित्रकारी, कागज का मास्क, कोलाज। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 2 प्रकार की गतिविधि के बारे में बात किया गया है। एक है आपका क्राफ्ट गतिविधि, ठीक है, क्राफ्ट गतिविधि, और दूसरा है आपका यहां पर शिल्प गतिविधि। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह भी जब मैं आप लोग को गुरु बैच में पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग को विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊंगा। क्राफ्ट गतिविधि क्या होती है, शिल्प गतिविधि क्या होती है। तो यहां पर जो चित्रकारी है ना, ये आपका जो है वह शिल्प गतिविधि है। क्या है आपका? शिल्प गतिविधि है। और बुनाई हो गया, कागज का मास्क हो गया, कोलाज हो गया, ये सब क्या है आपके? ये सब आप जो देख रहे हैं ये क्राफ्ट गतिविधि है। ये सब फोटो आप जो देख रहे हैं, चाहे वो सिलाई का काम हो या फिर कागज के द्वारा कोई मास्क बनाना हो, कागज के द्वारा कोई मछली की आकृति बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, कोलाज बनाना हो, ये सब कुछ आपका क्या है? ये सब कुछ आपका जो है वह क्राफ्ट गतिविधि है। तो इसलिए यहां पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि गतिविधि क्राफ्ट गतिविधि नहीं है, तो नहीं है तो मतलब क्या हो गया? चित्रकारी आपका जो है वह पेंटिंग आपका क्या है यहां पर? वह शिल्प गतिविधि है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है कि द फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज, यानी कि भारतीय औषधि उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय औषधि जनक का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो यहां पर इनके बारे में आपको बता दूं कि गांधी जी ने इनको फादर ऑफ फ्लड भी कहा है। ठीक है, फादर ऑफ फ्लड के नाम से भी गांधी जी ने इनको पुकारा है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रफुल्ल चंद्र रे जी हैं। ये हमारे देश का उद्योगपति, डॉक्टर, साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस आपके अध्यापक भी रहे हैं।
इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले सकते हैं प्रफुल्ल चंद्र जी के बारे में। प्रफुल्ल चंद्र जी जो थे वह भारत के उद्योगपति रहे, केमिस्ट रहे, शिक्षक भी रहे हैं। इनको गांधी जी ने क्या कहा है, इनको गांधी जी ने डॉक्टर ऑफ फ्लड का, फादर ऑफ फ्लड नहीं बल्कि डॉक्टर ऑफ फ्लड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर ऑफ फ्लड के नाम से इनको जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 1892 में भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना भी किसने किया था, प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा ही किया गया था। और स्कूलों में देसी शिक्षा की वकालत की गई। देसी शिक्षा का मतलब क्या है, आपकी हिंदी में पढ़ाने की बात, या फिर यूं कह सकते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाने की वकालत इनके द्वारा ही की गई थी। साथ ही साथ इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री भी लिखी है, जिसके जरिए दुनिया को बताया कि भारत को ज्ञान का धरती क्यों कहा जाता है। साथ ही इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें किया, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने केमिकल लैंडमार्क प्लेग से सम्मानित भी किया है, जो कि पहले गैर यूरोपियन भी रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। एक ही स्लाइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आपको आंसर यहाँ पर मिल गए हैं। तो ये सब कुछ आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, और बाकी जो है मैं आपको गुरु बैच में तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहा है आपका, ये प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड रामानुजन नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे रामानुजन अंक कहा जाता है। कहीं कहीं इसे आप लोग रामानुजन हार्डी अंक भी सुने होंगे, रामानुजन हार्डी अंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमारे भारत में केवल रामानुजन अंक कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में इसको रामानुजन हार्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसे क्यों कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषता है, इसकी कहानी है, उस कहानी को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो जो रामानुजन जी थे वो भारत से जब लंदन गए, तो वहां पे आपको पता है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो वहां पे जब वो गए तो वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगे। ठीक है, जो आपके रामानुजन जी थे वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगे। तो बीमारी से तंग आकर के उन्होंने क्या किया कि खुद को खत्म करने का उन्होंने कोशिश किया, और आखिर में जाकर वो एक लंदन के हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हुए। तो चूंकि ये गणितज्ञ थे, तो जिस फील्ड में आप रहेंगे उस फील्ड के आपके कुछ दोस्त मित्र भी रहते हैं। जिनके दोस्त थे यानी मित्र थे वो थे आपके हार्डी जी। तो हार्डी जी जब इनसे मिलने के लिए गए तो एक कह सकते हैं कि आपका ये टैक्सी में गए थे। कहां पर गए, ये टैक्सी के द्वारा गए थे इनसे मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में। तो जो हार्डी जी थे वो बहुत ज्यादा शौक रखते थे कि जो टैक्सी होते हैं उस टैक्सी का नंबर को नोट करने में, वो जानना चाहते थे इस नंबर का मतलब क्या है। तो जिस टैक्सी में वो गए हुए थे उस टैक्सी का नंबर था आपका LD 07CC 1729, ये उस टैक्सी का नंबर था। ठीक है, जब उस टैक्सी के नंबर पे वो गए तो उन्होंने नोट किया आखिर में कि ये आखिर के जो 4 अंक है 1729, ये बहुत ज्यादा नीरस है, डल है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि वो गणितज्ञ थे तो उनको कुछ ना कुछ चीज का समझ आना चाहिए, इस नंबर का मतलब क्या हुआ। तो जब उनको लगा कि ये बहुत डल है तो वो गए रामानुजन जी के पास मिलने के लिए। जब तो वहां पर उन्होंने इसके बारे में बताया कि मैं टैक्सी से आया हुआ था और उस टैक्सी का नंबर ये था। जब उन्होंने उस टैक्सी के नंबर के बारे में बताया कि उस टैक्सी का नंबर ये था, यानी कि 1729 आपका था, तो उन्होंने बताया बहुत डल है, बहुत नीरस है। तो यहां पर जो आपके रामानुजन जी थे उन्होंने बोला कि नहीं हार्डी जी, जो चीजें आप बोल रहे हो वो गलत है। तो हार्डी जी बोले कि ये कैसे हो सकता है। अब हार्डी जी सोच रहे थे कि ये तो इंडिया नहीं, क्या ही समझेंगे, लेकिन हार्डी जी भूल गए थे कि हम उस जो रामानुजन जी थे वो उस खेल के बाप हैं जिस खेल को अभी खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो चीजें बोल रहे हैं ना कि 1729 ये बहुत ही नीरस अंक है, नीरस एक तरह से है, ये नीरस नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी धनात्मक संख्या है, ये ऐसी धनात्मक छोटी संख्या है जो जिसके 2 अलग अलग तरीके से हम घन कर सकते हैं। सबसे छोटी ऐसी धनात्मक संख्या है जिसके 2 अलग अलग घन हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला वो कैसे, तो उन्होंने बोला दिखाया, बीमार थे लेकिन उनके जज्बा को सलाम करते हैं, उन्होंने उनको सिद्ध किया ये कैसे जो है वो नीरस नहीं है, बहुत उपयोगी है। वो कैसे हुआ, तो इन्होंने दिखाया रामानुजन जी ने
कि 1729 को हम जो है यानी कि 1729 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है आपका 10 का घन प्लस 9 का घन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1729 आएगा, या फिर हम 12 का घन करें, 12 का घन करें और 1 का घन करें तो भी हमारा 1729 आएगा। तब वहां पे हार्ड इजी माने कि हाँ रामानुजन आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चीजें सिद्ध किया और उन्होंने और भी बहुत सारे टैक्सेबल नंबर, चूंकि ये जो नंबर है 1729 इसको एक और नाम से जानते हैं टैक्सेबल नंबर, टैक्सेबल नंबर, ठीक है। और भी 5-6 ऐसे नंबर हैं जो टैक्सेबल नंबर के बारे में जाना या हम लोग जानते हैं उसके बारे में, इन सब के बारे में हम आपको गुरु बैच में आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है आपका डिडक्टिव रीजनिंग इज अ रीजनिंग बेस्ड ऑन, यानी कि विज्ञानात्मक तर्क पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? इसका इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जो 4 ईयर बीएड होता है, जैसे आप आईटीपी कोर्स कर रहे हैं 4 ईयर बीएड का, तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है आपका सीयूटी के द्वारा और एक होता है आपका एनसीईटी के द्वारा, ठीक है। एक होता है सीयूटी और एक होता है एनसीईटी के द्वारा। तो यहां पर आपको बता दें कि जो सीयूटी में आपका पेपर हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहां पे 2022 में, 2023 में, 2024 में तीनों साल आपके मैं बताऊं आपको जो है डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। और एनसीटी 2024 में भी जो है ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है आपको, तो और भी विस्तार में आपको समझाएंगे हम आगे जाकर के, ठीक है। तो अभी देखिए अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग किस पर बेस्ड होता है, तो ये जो है आपका फैक्ट पे बेस्ड होता है, फैक्ट पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये फैक्ट पे कैसे बेस्ड होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर आप लोग को, ये आप सूर्य देख रहे हैं, तो सूर्य जो है हमारे जीवन में जो है, सूर्य हमारे जीवन में हर दिन उगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य हमेशा हमारे जीवन में उगता रहेगा। ये तर्क पर आधारित है। अब इसको भी आप नहीं समझे ना, छोड़ दीजिए, नहीं समझे जाने दीजिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं हम यहां पे कह रहे हैं कि ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, सी इक्वल है डी के और डी इक्वल है आपका ई के। तो हम यहां पे ये चीजें कह सकते हैं कि जो ए इक्वल है वह ई के है। यही होता है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी फैक्ट पे आधारित होता है। यानी कि जब कोई स्टेटमेंट एक आपका जो है वह सही है तो उसका उस पर आधारित जो स्टेटमेंट होगा वो भी सही ही होगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, c इक्वल टू डी है, d इक्वल टू ए है, e है, तो हम a को इक्वल कर सकते हैं e के, कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है। तो इसलिए यही आपका क्या है डिडक्टिव रीजनिंग है। अब इससे भी थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन देता है डिडक्टिव रीजनिंग में। ये तो बहुत इजी, मैंने एक इजी सा एग्जांपल आपको समझाया हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम आंसर कैसे लाएं। क्वेश्चन पूछता है बकायदा, कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर के, ठीक है ना। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि किस पर बेस्ड होता है, आपका फैक्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह कह रहा है कि द डॉट 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 ट्री अंडर विच द बुद्धा अटेन्ड इनलाइटमेंट इज सेड टू सिंबलाइज द होल यूनिवर्स। यानी ऐसे कौन सा वृक्ष था, ऐसा कौन सा पेड़ था भाई जिसके नीचे भगवान बुद्ध को जो है वह प्रबोधन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति यानी प्रबोधन हुआ था और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महाबात, ऑप्शन नंबर बी अश्वत्थ, ऑप्शन नंबर सी कदम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पारिजात। तो यहां पे आपको बता दें ये जो आपके शब्द दिए गए ये संस्कृत के शब्द हैं। तो यहां पर जो है पीपल को संस्कृत में हम जो है, पीपल को जो है संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, अश्वत्थ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं। ये आपके भगवान बुद्ध जी हैं, इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ही जो है वह प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी यहां पर अश्वत्थ को हम अश्वत्थ, पीपल को हम संस्कृत का नाम बोलते हैं। ऋग्वेद में इसे पीपल कहा गया है और कल्प वृक्ष भी कहा गया है।
यानी जो आपका पीपल का वृक्ष होता है, इसे कल्प वृक्ष भी कहा गया, किसमें? ऋग्वेद में। और बौद्ध ग्रंथ में इसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया है। किस नाम से? बौद्ध ग्रंथ में इसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो वहां पे था वह कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इन 2024 which of the following Indian books has been included in the UNESCO memory book of the world? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुस्तक को 2024 में यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी भगवत पुराण, ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, वो आपका सही हो जाएगा रामचरितमानस। तो 2024 में किसी एक को नहीं दिया गया था, 3 पुस्तकों को दिया गया था। 3 एक दो नहीं बल्कि 3। और कौन कौन से 3 है? तो ये देखिए, सबसे पहले आपका है रामचरितमानस, दूसरा जो है आपका यहाँ पर पंचतंत्र, ठीक है, क्या है आपका? पंचतंत्र, ठीक है। और तीसरा जो है आपका सहृदय लोकल बने हैं। ये 3 पुस्तकों को जो है आपका, ये 3 जो पुस्तकें हैं, इनको जो है यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड 2024 में रखा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वह है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या कह रहा है। इन द स्कूल एजुकेशन disciplines like philosophy, psychology, sociology and anthropology are introduced during। यानी स्कूली शिक्षा में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों को किस क्षण में शुरू किया जाता है, यानी किस क्षण में पढ़ाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, मैंने इसी पेपर के दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जब आप क्लास 3 से लेकर 5 तक होते हैं तो आप अपने आसपास की जो चीजें होती हैं समाज के बारे में उसे पढ़ते हैं। फिर क्लास 6 से लेकर 8 तक में जब जाते हैं तो वहां पर सामाजिक विज्ञान के रूप में एक विषय को पढ़ते हैं। जब क्लास 9 से 10 में जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस नामक एक विषय होते हैं। उनको एक ही किताब में पढ़ते हैं लेकिन अलग नामों से, ठीक है। और जब आप 11th 12th में जाते हैं तो वहां पे सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो वहां पे हम लोग को ये ऑप्शन दिया जाता है। तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो क्लास 11 से 12 में मिलेगा कि हम मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहते हैं या फिर मानव शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको 11th और 12th में ना मिलेगा कि आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर बायो मैथ में से क्या पढ़ेंगे। जब आप क्लास 9th और 10th में थे तो आपको बायो मैथ दोनों पढ़ना होता था, लेकिन जब 11th 12th में गए तो आप वहां पे डिवाइड हो गया कि आप मैथ पढ़ेंगे कि बायो पढ़ेंगे, ये आपको फैसला करना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है आप लोग का कि सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस। यानी कि निम्नलिखित भारतीय चित्रकलाओं को उनके अस्तित्व के अनुसार उचित कलानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि कौन सी जो आपकी यहाँ पर चित्रकला है उसका विकास कब सबसे पहले किसका हुआ था, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, इस प्रकार से आपको यहां पर व्यवस्थित करके बताना है, ठीक है ना। समझ में आया बातें? तो अब यहां पे देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वह है आपका अजंता जो आपकी चित्रकला है, ये पहली शताब्दी में आपको देखने को मिलती है। कब मिलती है? पहली शताब्दी में, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप देखिए कि डी ऑप्शन किस में है। तो डी ऑप्शन यहां पर सी में है और बी में है, तो पहले ऑप्शन को चौथे ऑप्शन को कट कर दीजिए। इसके बाद यहां पर जो दूसरी है वह है आपका कांगड़ा, जो है आपका कांगड़ा जो है वो क्या है आपकी 17वीं शताब्दी की है, 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो अब यहां पर डी के बाद ए किसमें है? डी के बाद ए आपका 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और ए जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बाकी और भी बता देते हैं। गढ़वाल जो है आपका वह लगभग मध्य 17वीं था, मध्य 17वीं शताब्दी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बंगाली जो है आपका लगभग 20वीं शताब्दी आप बोल सकते हैं, 20वीं शताब्दी, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही होता है, क्वेश्चन नंबर 21 का 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द एटीट्यूड इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि कौन सा जो है प्रभावी शिक्षण की अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि एज अ टीचर आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि जो आपका टीचिंग है वह इफेक्टिव न लगे। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं एक इफेक्टिव टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या जो भी अगर आप पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, आप बनने जा रहे हैं आगे जाकर के, तो एज ए टीचर आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनके आप मित्र बन के रहिए, उनके मार्गदर्शक बन के रहिए, उनके गाइड बन के रहिए। तभी बच्चे जो हैं आपके साथ घुल मिल सकेंगे, खुले विचार से अपनी बातों को रख सकते हैं आपके सामने। वही अगर आप उनको रोज पीटेंगे, रोज डंडा मारेंगे, लोहे का राड लेंगे और पीछे ले धाए 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 मारेंगे, तो आपसे कोई बात बोलेंगे नहीं ना बोलेंगे। तो वहां पे आप उनका दोस्त नहीं रहेंगे बल्कि मास्टर साहब रहेंगे। आपको देख करके 2 कदम दूरी, 2 कदम नहीं 2 किलोमीटर दूर से ही बच्चे भागने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सेकेंड चीज यहाँ पे कि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई आपकी प्रिंसिपल है आपको कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो आपको उस जिम्मेदारी को पालन करना चाहिए, उस जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए। ये नहीं कि वो जिम्मेदारी छोड़ो यार, आज नहीं कल करेंगे, क्या ही दिक्कत है, मैं मास्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे आप पास नहीं कर सकते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, ये सबसे खराब चीज होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एमंग चिल्ड्रेन, यानी यहां पर बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक अनुभव का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी कि यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो आप व्यवहारिक रूप से जो अनुभव लेना चाहते हैं वह किस प्रकार के एग्जाम्पल, आपका जो ऑप्शन है वो आपका कह रहा है। व्यवहारिक एग्जाम्पल का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको बोल दें कि अगर पंखा चल रहा है और पंखे में से हमें आवाज दिखानी है, आवाज, या फिर हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये दीवार है, इस दीवार पर जो छिपकली है वह किस प्रकार से चल रही है, क्या कारण की छिपकली चल रही है, तो हम उसको दिखा सकते हैं व्यवहारिक रूप से। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें क्या कर रहा है कि छात्रों का एक समूह किसी पाठ्य पुस्तक पर चर्चा कर रहा है। अब जो पाठ्य पुस्तक पर कोई चर्चा करेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रुप हो स्टूडेंट का और वो डिस्कशन कर रहा है किसी टेक्स्ट बुक पे, तो क्या वो आपका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण होगा? नहीं, वो प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं होगा। मतलब सामने सामने नहीं किसी को अपना डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सामने हम कह सकते हैं कि हाँ 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब वो आपस में क्या बात कर रहे हैं आप दूर से तो नहीं समझ सकते हैं। वो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं या ये बात करें कि आज ये मूवी आई हुई है, इस मूवी में क्या हुआ है, ये चीजें तो हम नहीं ना बता सकते हैं सामने से। सेकेंड चीज कि क्लास 6 के रामू और रवि सामग्री और उपकरणों के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में रामू और रवि नाम के 2 स्टूडेंट हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में हम फिर से आप लोग को बताना चाहेंगे अपने गुरु बैच के बारे में, जिसकी मैं आप लोग को बार बार जिक्र कर रहा हूं कि गुरु बैच में हम आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि गुरु बैच में आप लोग को डिस्कशन करूंगा। तो ये हमारा गुरु बैच है। इस गुरु बैच में आपको जो है वह 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे। इन 3 प्रकार के कोर्स की जो फीस है वह 3500 रुपीज है, जिसमें ITP BA BEd, ITP BSc BEd, ITP BCom BEd है। और इसकी जो फीस है उसमें 30% का आपको ऑफ दिया जा रहा है, यानी कि यह कोर्स केवल 2450 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और इसका आपको फी पेमेंट कैसे करेंगे, तो हमारे ऐप प्रश्न क्लासेस द्वारा अभी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स में ये कोर्स केवल जो आपका डिस्काउंट मिल रहा है अभी केवल 50 स्टूडेंट को, जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनको ही। और अभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे 35+ स्टूडेंट जो है इनरोल हो चुके हैं। अगर अभी आप जल्दी नहीं करेंगे
तो आप देर कर देंगे और आपको जो कोर्स 2450 में मिल रहा है वो आपको 3500 में लेना पड़ेगा बाद में। तो उससे अच्छा समय रहते आप लोग को ये काम खत्म कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।